गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। आप लोगों का हमारे चैनल पर वेलकम है। तो आज हम लोग चैप्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसकी हम लोगों ने बहुत ही फास्ट ट्रैक रिवीजन किया था और चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जितने भी आंसर के क्वेश्चन हैं सारे लगा लिए थे। तो आज चैप्टर 6 का स्टार्ट करेंगे हम लोग और चैप्टर 8 तक करेंगे। तो इसी तरीके से फास्ट ट्रैक रिविजन करेंगे हम लोग और इसी तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे। और इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है, जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पर चैप्टर से हम लोग एक एक चैप्टर करके क्लियर करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज्ड भी हो जाएगा और आप लोग अपना बहुत अच्छा रिवीजन कर लेंगे और सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ भी लेंगे। जो टॉपिक अभी आप लोग नहीं समझ पाए उसको जब हम लोग ये रिवीजन क्लास चलाएंगे आपकी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो गई, तो उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं और इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से अभिप्राय किस आयु के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा से होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा से अभिप्राय किस आयु के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा से होता है। तो किसके होता है? जन्म से 8 वर्ष, जन्म से 9 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष। तो जन्म से 8 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गाइस, दूसरा क्वेश्चन है कि किस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए माता पिता पर निर्भर रहता है। तो शैशवावस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक अवस्था के लिए माता पिता पर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं और छोटे बच्चों में देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए किस केंद्र को बनाया गया है। तो किस केंद्र को बनाया गया है? अगर कोई वहाँ पे उपलब्ध नहीं है देखभाल करने के लिए तो शिशु केंद्र, स्थायी शिशु केंद्र, शैशव विकास केंद्र। तो स्थायी शिशु केंद्र को बनाया गया है। बच्चों के, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पूर्ण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में माताओं के घर से बाहर कार्य करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौन से केंद्र बनाए गए हैं? चलते फिरते शिशु केंद्र, शिशु विकास केंद्र, शिशु सुरक्षा केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो चलते फिरते केंद्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के लगभग 3 वर्ष के हो जाने पर उनमें किस तरह की वृद्धि होने लगती है। तो गतिविधियों अनुभवों की, ज्ञान एवं कौशल एवं अनुभवों की, गतिविधियों एवं ज्ञान की। तो गतिविधियों एवं अनुभवों की वृद्धि होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो ये सभी उद्देश्य क्या हो जाएंगे? मूल उद्देश्य में हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था के मूल उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों का समग्र विकास, विद्यालय के लिए तैयारी, महिलाएं बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करना, ये सभी कार्य एनसीईआरटी के तहत होने चाहिए। अगला है, कितने माह का बच्चा परिचित और अपरिचित लोगों के बीच अंतर करना सीख जाता है। तो 6 से 8 माह, 8 से 12, 10 से 15, इनमें से कोई नहीं। तो 8 से 12 माह का बच्चा परिचित और अपरिचित लोगों के बीच अंतर करना सीख जाता है। अगला है, छोटा बच्चा विशेष रूप से किससे लगाव करने लगता है? अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने दादा दादी से। तो अपने परिवार के सदस्यों से लगाव करने लगता है। जिसके निकट बच्चा रहेगा उनसे ही उसका लगाव हो जाता है। अगला है, अब बच्चों के घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? घर की शिक्षा, अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, विद्यालय पूर्व केंद्र, पारिवारिक केंद्र। कौन सा हो सकता है? तो विद्यालय पूर्व केंद्र हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था का मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा है? तो ये सारे प्रारंभिक बाल्यावस्था के मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कम आयु के बच्चों को समझने के अपने विशिष्ट तरीके होते हैं। तो कौन से होते हैं? विश्व और सामाजिक संबंध के विशिष्ट तरीके होते हैं समझने के। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति प्रारंभिक
बाल्यावस्था कार्यक्रमों का चयन अपनी जीविका के लिए करते हैं उन्हें किसका प्रशिक्षण होना आवश्यक है? तो किसका प्रशिक्षण होना आवश्यक है? बाल्यावस्था एवं विकासात्मक परिवर्तनों का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशलों में भी निपुण होना चाहिए जिनका रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण रिपोर्ट लिखने आदि के लिए आवश्यकता होती है? तो किसको प्रबंधकीय कौशलों में निपुण होना चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो किसको निपुण होना चाहिए? शिक्षक को निपुण होना चाहिए। अगला है, विद्यालय पूर्व शिक्षक को अपनी पाठ योजना, अपनी कार्य नीतियों एवं तकनीकों को किसकी आवश्यकताओं के अनुसार बदलना पड़ता है? तो छोटे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा क्या है? तो कौन सी सामान्य सेवा है? शिशु देखभाल केंद्र, गैर सरकारी संगठन, समेकित बाल विकास सेवाएं, ये सभी। तो ये सभी बाल्यावस्था देखभाल के अंतर्गत समान सेवाओं में आती हैं। अगला क्वेश्चन, तो चैप्टर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके MCQ लगा लिए। अब चैप्टर 7 है, तो ये चैप्टर का नेम है बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाएगा? तो इसका भी बहुत अच्छे से हम लोग जितने भी MCQ हैं वो लगाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन है, सरकार किनकी पूर्ति के लिए सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए सेवाओं संस्थानों का गठन करती है? तो किनकी पूर्ति के लिए करती है? आर्थिक लक्ष्यों की, सामाजिक लक्ष्यों की, राजनीतिक लक्ष्यों की, सांस्कृतिक लक्ष्यों की? तो सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार सामाजिक संगठनों का गठन करती है। अगला है, किसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है? किसका होता है? परिवार का। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती हैं तो वह व्यक्ति क्या बन जाता है? वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? संवेदनशील, क्रियाशील, विनम्रशील, इनमें से कोई नहीं। तो वो व्यक्ति संवेदनशील बन जाता है। अगला, भारत में कितनी वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे अधिकतर विद्यालय नहीं जा पाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में आधिकारिक आकलनों के अनुसार बच्चों की कितनी संख्या कामगार है? तो 17 करोड़ जो जनसंख्या है वो आधिकारिक आकलन से केवल आकलन किया गया है, तो इतनी 17 करोड़ जनसंख्या बच्चों की है जो आधिकारिक कामगार है। तो ये भारत की स्थिति है गाइस। अगला है, मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे किस अधिनियम के तहत संरक्षित होते हैं? तो किसके तहत संरक्षित होते हैं? किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत संरक्षित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे संरक्षित होते हैं? तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत संरक्षित होते हैं। अगला है, कौन सा अधिनियम बच्चों के संरक्षण, उपचार, व्यवहार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा प्रदान करता है? तो कौन सा अधिनियम करता है? किशोर न्याय अधिनियम 2000 ये करता है। कौन सा अधिनियम बच्चों के संरक्षण, उपचार, व्यवहार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा? तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 करेगा। अगला है, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है? तो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे उनको विद्यालय से पूर्व अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक स्वतंत्र और गैर सरकारी सामाजिक संगठन जिसमें अनाथ एवं छोड़े हुए बच्चों को लंबी अवधि तक परिवार की तरह देखरेख की जाती है क्या कहलाएगा? तो वो SOS बालगांव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कौन सा बाल गृह स्थापित किया जाता है? तो बच्चों के लिए प्रेषण गृह, विशेष गृह, किशोर बाल गृह, ये सभी। तो ये सारे गृह बच्चों के लिए स्थापित किए जाते हैं। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने किसकी सलाह पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था का गठन किया है? तो राष्ट्रपति, भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाह पर केंद्रीय दत्तक अधिग्रहण जो संसाधन संस्थान का गठन किया गया। अगला है, युवावस्था किस कारण से संवेदनशील नहीं मानी जाती है? तो आजीविका का प्रबंधन करना, विवाह की जिम्मेदारी, बेहतर करने के दबाव की शुरुआत, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के कारण संवेदनशील नहीं मानी जाती है। अगला है, युवाओं का संवेदनशील समूह कौन सा है? तो ग्रामीण एवं जनजातीय युवा, स्कूल छोड़ चुके युवा, किशोर, विशेष रूप से किशोरियाँ, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। किस नीति के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा भारत में युवाओं को
विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। तो किस क्षेत्र में शुरू किए गए हैं? राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के तहत शुरू किए गए। राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना के अंतर्गत किसके माध्यम से राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है? तो किसके तहत? नेहरू युवा केंद्र के तहत प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना के अंतर्गत किसके माध्यम से राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा? तो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, सरकार किसके प्रशिक्षण रैलियों और कार्यशाला इत्यादि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो किसके प्रशिक्षण के लिए प्रदान करती है? स्काउट और गाइड की प्रशिक्षण के लिए प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम वृद्धजनों के कार्यक्रम से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में विकास कार्यक्रम, वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षण, बुजुर्गों के लिए सहायता एवं परामर्श केंद्र, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। एक योजनाकार में क्या होना आवश्यक है? तो उसमें क्षमता और कौशल का होना आवश्यक है। क्षमता और कौशल के आधार पर ही वो योजना का निर्माण कर सकता है। अगला चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। तो इसके अब जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ही फास्ट ट्रैक रिवीजन उनका करेंगे। तो आइए गाइस इनको भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डिज़ाइन के अध्ययन का पहलू है कौन सा है? संरचनात्मक डिज़ाइन, अनुप्रयुक्त डिज़ाइन, ए और बी दोनों, या फिर में से कोई नहीं? तो संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त दोनों हो जाएगा। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है डिज़ाइन का मुख्य कारक है डिज़ाइन के तत्व, डिज़ाइन के सिद्धांत, ए बी और दोनों, तो इनमें से कोई नहीं। तो डिज़ाइन के मुख्य कारक, डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत दोनों आते हैं। तो डिज़ाइन का तत्व है, कौन सा डिज़ाइन का तत्व है? तो इनमें से रेखा, रंग, बनावट, ये सभी डिज़ाइन के तत्व के अंतर्गत आते हैं। डिज़ाइन के 7 तत्व होते हैं और उसके 5 सिद्धांत होते हैं। अगला है प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो जब सारे किरणों को परावर्तित कर देगी तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। और अगर सारे किरणों को अवशोषित करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो सारे किरणों को जब अवशोषित कर लेती है तो वो काली दिखाई देती है। तो ये गाइस क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। अगला है प्रकाश प्रकीर्णन के पश्चात कितने रंगों का वर्णक्रम उत्पन्न होता है? तो कितने रंगों का वर्णक्रम उत्पन्न होता है? 7 रंगों का, 7 कलर। इसको विबग्योर से आप लोग याद कर सकते हैं। इससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं विबग्योर से। अगला है उत्तेजित प्रभाव वाला रंग है कौन सा है? तो लाल, नारंगी, पीला, ये सभी। तो ये सारे जितने गर्म रंग होते हैं वो सभी उत्तेजित प्रभाव करने वाले होते हैं। तो ये सारे गर्म रंग हैं, इसलिए ये सभी उत्तेजित प्रभाव वाले रंग हो जाएंगे। शांत प्रभाव वाला रंग है कौन सा रंग होगा? जितने भी ठंडे कलर होते हैं वो सारे शांत प्रभाव वाले होते हैं। तो हरा, नीला, बैंगनी, ये सभी ठंडे कलर हैं, तो इसलिए ये सभी शांत प्रभाव वाले हो जाएंगे। अगला है ग्रे पैमाना और मान चार्ट में कितने ग्रेड होते हैं? तो ग्रे पैमाना और मान चार्ट में कितने ग्रेड होते हैं? तो 11 ग्रेड 0 से 10 तक होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। वर्ण योजनाओं की चर्चा किस समूह में की जाती है? तो संबंधित, विषम, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए बी और दोनों में की जाती है, संबंधित और विषम दोनों में करी जाएगी। अगला है वस्त्र की बुनावट वस्त्र की किस प्रकार की गुणवत्ता को बताती है? तो किस प्रकार की गुणवत्ता को बताएगी? केवल स्पर्श गुणवत्ता, केवल दृश्य स्पर्श एवं दृश्य गुणवत्ता, तो दोनों को बताती है बुनावट। डिजाइन में सरल रेखाओं की प्रधानता किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी? तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी? नारीत्व प्रभाव, पुरुषोचित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सरल रेखाओं की प्रधानता होगी वो पुरुषोचित प्रभाव को उत्पन्न करती है। अगला है डिजाइन में वक्र रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो डिजाइन में वक्र रेखाएं नारीत्व और कोमलता का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है गाइस, डिजाइन के सिद्धांत में शामिल है। तो अनुपात, संतुलन, महत्व और लय, सामंजस्य, ये सभी डिजाइन के सिद्धांत हो जाएंगे। डिजाइन के 5 सिद्धांत होते हैं, 7 तत्व होते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। पोशाक का वह स्थान जो देखने वाली आंखों को सर्वप्रथम आकर्षित करता है कहलाएगा किनारा, महत्वपूर्ण स्थान, केंद्र बिंदु। तो वो क्या कहलाएगा? वो किनारा नहीं कहलाता है गाइस, वो महत्वपूर्ण स्थान कहलाएगा और केंद्र बिंदु कहलाएगा। तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पोशाक के किस भाग के विवरण प्रभावशाली होते हैं? तो पोशाक के किस भाग के विवरण प्रभावशाली होंगे? अग्रभाग के, क्योंकि जो आगे का फ्रंट भाग होता है वो जितना अधिक प्रभाव सामने वाले पे डालेगा वो उतना ही अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ कब आते हैं? तो कब आते हैं? जब उनमें सामंजस्यता आपस में होगी, आपस में एकता होगी, सामंजस्यता होगी, तभी वो रोचक प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आएंगे। तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा, सामंजस्य एकता में। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा दिए हैं गाइस। अब बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे और सारे MCQ क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी हर लेसन में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी अतिलक क्वेश्चन आंसर हैं, और उनमें से जितना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उनको ही हम लोग देखेंगे और उनका बहुत ही अच्छा रिवीजन करेंगे। उन्हें बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।